हेलो स्टूडेंट्स। हम बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर की फिफ्थ यूनिट जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सिलिकॉन फॉस्फोजिन्स, जिसमें हम सबसे पहले बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जीवों के अंदर केमिस्ट्री का क्या रोल है। प्रत्येक जीव, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब किसी ना किसी रूप में केमिस्ट्री से, या कह सकते हैं केमिकल से, केमिकल कंपाउंड से जुड़े हुए हैं। हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री या केमिकल्स का यूज हो, या फिर हमारे शरीर में होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं हैं, सब किसी न किसी रूप में केमिस्ट्री का ही उसमें रोल है। चाहे हम जग रहे हों या सो रहे हों, हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन चलती रहती है, जिन्हें कि हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, ये सब क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। इन सभी जैविक क्रियाओं में रासायनिक क्रियाओं का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैव रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न अकार्बनिक तत्वों तथा उनके यौगिकों, संकुलों आदि की विभिन्न जैविक कार्यों में भूमिका का अध्ययन ही बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो केमिकल साइंस की एक ब्रांच है, जो शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं में डिफरेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स की जो भूमिका है उसको उसकी स्टडी करती है। क्या कहलाती है? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स। कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जीव, या हम कह सकते हैं जीवों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा भी जीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। जैसे कि हम बात करें सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सब क्या होते हैं? बहुत ही आवश्यक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर की कोशिकाओं के जीव द्रव्य में, या हम कह सकें साइटोप्लाज्म में, इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। पोटेशियम आयन और मैग्नीशियम आयन कोशिकाओं के भीतर पाए जाते हैं, जबकि जो कोशिकाओं का बाह्य द्रव्य है उसमें सोडियम आयन और पोटेशियम आयन बैलेंस बनाए रखते हैं। उसी प्रकार से हम अगर बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्लोरोफिल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, और क्लोरोफिल में जो मेटल पाई जाती है, मेटल पाई जाती है वो है मैग्नीशियम। उसी प्रकार से हमारे शरीर में ब्लड में हीमोग्लोबिन का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। हीमोग्लोबिन में एक आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में कई सारी चीज़ों को, कई सारी क्रियाओं को चलने के लिए बहुत सारे मेटल्स की या एलिमेंट्स की आवश्यकता है। इसी प्रकार हड्डियों और बोन मैरोज में कैल्शियम, फास्फोरस आदि की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। शरीर में हमें पता है आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाती, क्योंकि थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन पाया जाता है, जिसमें कि एक प्रमुख जो एलिमेंट है वो आयोडीन उसमें पाया जाता है, जो कि आपको यहाँ पे फॉर्मूले में दिया गया है। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कई सारे एलिमेंट्स हैं जो इसेंशियल है, और कुछ ट्रेस एलिमेंट है जिनकी भी कम मात्रा में शरीर में आवश्यकता होती है। अगर हम इसेंशियल एलिमेंट्स यानी कि आवश्यक तत्व की बात करें, तो परमाणु संख्या 1 हाइड्रोजन से लेकर परमाणु संख्या 34 सेलेनियम तक के तत्वों में निम्न अपवादों को छोड़कर बाकी समस्त
जो एलिमेंट हैं वो जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं। अपवाद में आते हैं लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, गैलियम और जर्मेनियम। इन अपवादों को छोड़कर 1 से लेकर 34 एटॉमिक नंबर तक, और इसमें जो नोबल गैस है, उत्कृष्ट गैस है, इनको हटा के जितने भी एलिमेंट हैं वो इसेंशियल एलिमेंट कहलाते हैं। इन एलिमेंट के साथ साथ मोलिब्डेनम और आयोडीन, ये भी जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। इनमें से कुछ तत्व तथा कुछ उच्च अणु मॉलिक्यूलर वेट वाले एलिमेंट की जीवन के लिए अत्यंत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट्स, अल्प मात्रा में आवश्यक तत्व, यानी वो एलिमेंट जिनको ट्रेस अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि बोरोन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, आर्सेनिक, सेलेनियम, मोलिब्डेनम और आयोडीन। बाकी जो एलिमेंट है वो शरीर में बल्क मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। इन सभी एलिमेंट्स की बॉडी में जो कंपोजिशन है वो कितनी कितनी मात्रा में पाया जाता है, वो आपको टेबल में दिया हुआ है। इसके साथ साथ ही समुद्र जल में और पृथ्वी तल पर ये किस कंपोजिशन में पाए जाते हैं एलिमेंट, वो भी आपको दिया गया है। तो जब हम इस टेबल को देखते हैं तो हम पाते हैं कि फास्फोरस अपवाद को छोड़कर हम बात करें तो जो कंपोजिशन हमारी बॉडी में पाया जाता है वही कंपोजिशन समुद्र जल में भी पाया जाता है। तो ये कहा जाता है कि हमारे परिवार की वृक्ष की जड़ें समुद्र में स्थित है। यहाँ एक बात और ध्यान दें, जिन तत्वों की शरीर को बहुत कम सांद्रता में आवश्यकता पड़ती है वो है आयरन, सेलेनियम, आर्सेनिक, आयरन वगैरह। अगर इनकी सांद्रता अधिक हो जाती है तो भी इनका विषैला प्रभाव पड़ता है, बॉडी पर पॉइजनस नेचर के हो जाते हैं। अगर हम सिंपल नमक NaCl की बात करें, अगर उसकी सांद्रता भी अगर शरीर में ज़्यादा होती है तो वो भी हानिकारक होता है, क्योंकि ये जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। जिस प्रकार से इन एलिमेंट्स की अधिकता भी नुकसानदायक है, तो उनकी कमी से भी डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। जैसे हम जैव रसायन में धातु आयनों का एक महत्वपूर्ण कार्य देखें तो वो मेटेलो एंजाइम के रूप में देखा जाता है। मेटेलो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उस पर मेटल आयन जुड़ा रहता है, जो विभिन्न बायोलॉजिकल रिएक्शंस में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मेटेलो एंजाइम का ही एक क्लास है मेटेलो प्रोटीन, जिनमें प्रोटीन स्ट्रक्चर के एक भाग के रूप में मेटल एटम जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से हमने एक ब्रीफ में देख चुके हैं कि किस प्रकार से मेटल्स और एलिमेंट्स का जीवों के लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटलोपोरफायरिन्स की, धात्विक पोरफायरिन। धात्विक पोरफायरिन जीव जगत में, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे पहले अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो प्लांट्स में एक हरा ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे कि क्लोरोफिल कहते हैं, वो पौधों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ऐसे ही जो कि एक मैग्नीशियम पोरफायरिन होता है। उसी प्रकार से हम हायर एनिमल्स की बात करें तो उनके ब्लड में रेड कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, जो कि आयरन पोरफायरिन होता है। अब हम बात करते हैं पोरफिन की स्ट्रक्चर की। यहाँ पर आपको 4 पायरोल रिंग्स शो की गई है। ये है पायरोल रिंग। ये 4 पायरोल रिंग एक दूसरे से डबल बॉन्ड CH के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये देखिए, डबल बॉन्ड CH से एक दूसरे के द्वारा जुड़ी होती है। इस स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं।
जब चार पायरोल रिंग एक दूसरे से डबल बॉन्ड CH द्वारा जुड़ी होती है तो एक लार्ज रिंग वाली पोरफिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है। यह है आपका पोरफिन मॉलिक्यूल। सब्स्टिट्यूटेड पोरफिन को हम पोरफायरिन रिंग कहते हैं। पोरफायरिन में रिंग जब सब्स्टिट्यूटेड हो जाती है, इसके पायरोल रिंग पर जब कुछ ग्रुप्स जुड़ जाते हैं और साथ ही सेंटर में जब मैग्नीशियम मेटल जुड़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। आपको यहाँ पर क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर दे रखी है। मैग्नीशियम युक्त पोरफायरिन रिंग को हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये तो बात हो गई पोरफायरिन रिंग की और क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों ही हीम प्रोटीन के टाइप हैं और इसकी स्ट्रक्चर वगैरह को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में क्या क्या तो सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद एल्कली एंड एल्कलाइल अर्थ मेटल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, जैविक तंत्र में क्षारीय तथा क्षारीय मृदा धातुओं की क्या उपयोगिता है, इसको डिस्कस करेंगे। बायो सिस्टम में सोडियम और पोटेशियम की इम्पोर्टेंस, मैग्नीशियम की इम्पोर्टेंस और साइटोक्रोम किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, कैल्शियम के क्या यूजेस हैं, ये सब हम वन बाय वन इनके फंक्शंस और किस प्रकार से यूज आते हैं ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हम नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का यौगीकरण, इसको भी डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन के भी दो मेथड है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मेथड में किस प्रकार से जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया और नाइट्रिक एसिड में बदलकर इनसे अमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट बनाया जाता है जो कि फर्टिलाइजर के रूप में उसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही नेचुरल मेथड भी है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जिसमें लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स है उनकी रूट में पाए जाने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका नाइट्रेट लवों में फिक्सेशन किया जाता है। इस प्रोसेस में जो एंजाइम यूज आता है वो है नाइट्रोजनेज एंजाइम, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले करता है, जिसकी एक्टिव साइट में मोलिब्डेनम एटम काम करता है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है इसको भी हम आने वाले आगे जो वीडियोस होंगे उनमें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो एल्कली और एल्कलिन अर्थ मेटल्स है उनका क्या रोल है, सेल्स के भीतर और बाहर वाले जो साइटोप्लाज्म में है उसमें सोडियम और पोटेशियम आयन कंसंट्रेटेड होते हैं, जबकि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। सोडियम पंप आप सबने सुना होगा, सोडियम पंप के द्वारा सोडियम पोटेशियम आयनों की कंसंट्रेशन को सेल के अंदर और बाहर बैलेंस किया जाता है, जबकि जो कैल्शियम आयन है और मैग्नीशियम आयन है उनकी कंसंट्रेशन का बैलेंस कैल्शियम पंप के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भी जो ग्लैंड्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन से हार्मोन का रिलीज, ब्लड क्लोटिंग, इन सब के बनने में भी कैल्शियम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हीमोग्लोबिन की इन शॉर्ट हम बात करें तो ये रेस्पिरेशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये लंग्स में ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो बॉडी की सेल्स में पहुंचकर वहाँ ऑक्सीजन को सेल्स के रेस्पिरेशन के लिए रिलीज कर देता है और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है और क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इस प्रकार से ये पूरी बॉडी में लंग्स से फेफड़ों में पहुंचाता है और वहाँ से जो CO2 रिलीज होती है उसे रिलीज कर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वापस ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। तो ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली
चलती रहती है। उसी प्रकार से मायोग्लोबिन भी एक हिम प्रोटीन ही है, लेकिन ये बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन के तुलना में ये स्टोरेज का कार्य करता है। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जगह ऑक्सीजन को स्टोर करता है, और जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हीमोग्लोबिन के जैसे ही ये सेल्स में रेस्पिरेशन के लिए प्रोवाइड करवाता है। तो इन सब चीज़ों को हम आने वाले वीडियोज़ में वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे। साइटोक्रोम क्या है, हेमेरिथ्रिन क्या है, ये सब हिम प्रोटीन ही है। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन से। ओके।